हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 का जो आगे का पार्ट है वो कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में चैप्टर 3 की हमने दो चीज़ें डिराइव कर ली थी। बीटा 1 हैट की वैल्यू विच वाज इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा 2 बार एंड एक्स बार, और बीटा 2 की वैल्यू हमारे पास आई थी। देयर वर सो मेनी वैल्यूज़ बट लास्ट जो हमने डिराइव की थी इट वाज स्मॉल एक्स आई वाई आई अपॉन समेशन स्मॉल एक्स आई का होल स्क्वायर। और बहुत सारे फार्मूले थे बीटा 2 के, बट दे आर ऑल इक्विवेलेंट। तो ये जो हमारे दो एस्टिमेटर्स आए हैं, बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट। सबसे पहले बीटा 1 हैट क्या है? बीटा 1 हैट इज़ द एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1, बीटा 2 हैट इज़ द एस्टिमेटर ऑफ बीटा 2। इनको हम साथ में बोलते हैं, व्हाट आर दीज कॉल्ड? लीस्ट स्क्वायर्स एस्टिमेटर्स। इन्हें लीस्ट स्क्वायर्स एस्टिमेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने इनको डिराइव किया है विद द हेल्प ऑफ OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो वहाँ से इसको डिराइव किया है, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स। इन्हीं को हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं। अब हमें नेक्स्ट चीज़ जो करनी है इस चैप्टर में, आज के जो की कॉन्सेप्ट हैं, दो की कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हमें ये जो OLS हमने निकाले हैं, यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो निकाले हैं, हमें इनकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ OLS एस्टिमेटर्स। सबसे पहले हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, और दूसरा हम पढ़ेंगे assumptions of CLRM, that is classical linear regression model। सो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की हम अजम्पशंस पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे OLS एस्टिमेटर की। आज की क्लास के लिए हमारा सिर्फ यही दो चीज़ जो हैं वो टारगेट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। किसकी? लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स की। सो स्टैटिस्टिकल properties of least square estimators। सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, दैट इज द OLS estimators are always expressed solely in terms of sample quantities। so OLS estimators कौन क्या है? OLS estimators जो आपने निकाले हैं, बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट, इनको हम कह रहे हैं OLS estimators। ये इनके लिए क्या किया जा रहा है? दे आर ऑब्जर्वेबल। इट मीन्स इनकी जो वैल्यूज़ हम देखेंगे वो वैल्यूज़ किस में आएगी? दे आर ऑब्जर्वेबल इन सैम्पल क्वांटिटीज़। सैम्पल क्वांटिटीज़ का मतलब है आपको इनकी वैल्यूज़ x और y के टर्म्स में मिलेगी। इट इज़ वेरी एविडेंट। यहाँ देखो, बीटा 1 की वैल्यू है वो किसके टर्म में आ रही है? सैम्पल का मीन है, सैम्पल का मीन है y का। ये x और y है, सैम्पल है सारे। सो सैम्पल के टर्म में आपको क्या मिलेगी? सैम्पल के टर्म में ही यू विल गेट OLS एस्टिमेटर की जो वैल्यू है वो हमेशा सैम्पल की क्वांटिटीज़ में आपको मिलेगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट की जो वैल्यू आएगी इट विल बी शोन इन द फॉर्म ऑफ x और y। तो उसमें क्या वैल्यूज़ हमें देखने को मिलेंगी? x और y की वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? दे मीन्स OLS एस्टिमेटर्स, बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट, दे आर पॉइंट एस्टिमेटर्स।
हमारे पास दो टाइप के एस्टिमेटर होते हैं। जब भी हम किसी की वैल्यू, बेसिकली अगेन हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर क्या कर रहे हैं, हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं, हमारे पास सैम्पल पैरामीटर है। पॉपुलेशन पैरामीटर है बीटा 1 बीटा 2, सैम्पल पैरामीटर है बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट। इनकी हेल्प से हम इनके बारे में बताना चाह रहे हैं, इसकी हेल्प से इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। हमने बीटा 1 हैट की और बीटा 2 हैट की वैल्यूज़ भी निकालनी है। जो ये वैल्यूज़ आई हैं इन दिस चैप्टर, दीज आर पॉइंट एस्टिमेटर। पॉइंट एस्टिमेटर, पॉइंट एस्टिमेटर का मतलब है यहाँ पे वन सिंगल वैल्यू, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आएगी उसकी इंटीजर्स टर्म में, 1 2 3 4 5 इस तरीके से पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, बट वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू आएगी। इसको हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेटर या पॉइंट एस्टिमेशन। दूसरे टाइप का जो एस्टिमेशन होता है आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन में क्या कहा जाता है, इंटरवल एस्टिमेशन में आपको ये कहा जाता है कि आपकी जो वैल्यू है, जैसे सपोज बीटा 1 की जो वैल्यू है वो 2 से 4 के बीच में लाई करेगी, ये इंटरवल एस्टिमेशन है। और अगर आप कह रहे हैं कि मेरे बीटा 1 हैट की जो वैल्यू है वो है 3.1456, तो ये दिस इज पॉइंट एस्टिमेशन। ये पॉइंट एस्टिमेशन है, ये इंटरवल एस्टिमेशन है। तो जब हम बात कर रहे हैं OLS की, तो ये जो OLS है हमारे, ये पॉइंट एस्टिमेटर्स हैं, इंटरवल एस्टिमेटर्स नहीं है। इंटरवल एस्टिमेटर्स की बात करेंगे हम, बट आगे करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में करेंगे। बट अभी सिर्फ हम लीस्ट स्क्वायर पढ़ रहे हैं, सिंपल रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल का रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट की जो वैल्यूज़ हैं, दे विल ओनली बी अ पॉइंट, अ स्पेसिफिक वैल्यू, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट एस्टिमेटर्स। सो आई एम होपिंग कि सबको क्लियर हो गई होगी ये चीज़ कि पॉइंट एस्टिमेशन क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल फिक्स्ड वैल्यू है। और इंटरवल एस्टिमेशन क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन आपका 2 वैल्यूज़ के बीच में रेंज, बेसिकली जहाँ पे आपको रेंज प्रोवाइड कर दी जाएगी, दैट इज़ इंटरवल एस्टिमेशन। तो यहाँ पे हमारे OLS एस्टिमेटर्स जो हैं वो क्या हैं, दे आर पॉइंट एस्टिमेटर्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, OLS estimates are obtained from the sample data. OLS estimates are obtained from the sample data. ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ ही रहे हैं, हमारे पास पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सैंपल का डेटा अवेलेबल है। और सैंपल के डेटा से हमने क्या निकाला है, बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट निकाला है। तो ये हमने सैम्पल डेटा से निकाले हैं। तो जब हमने ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, व्हाट डू वी हैव, हमें मिलेगी सैम्पल रिग्रेशन लाइन। तो जब हमने OLS एस्टिमेट्स निकाल लिए, इससे क्या होगा हमें, द सैम्पल रिग्रेशन लाइन कैन बी easily obtained, वो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि अब आपको क्या करना है, सैम्पल रिग्रेशन लाइन निकालनी है। इक्वेशन की बात नहीं हो रही है, लाइन की बात हो रही है। लाइन निकालनी है तो आप किस तरीके से आ जाती है ना, आपके पास अगर x y की वैल्यूज़ हैं, बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट की भी वैल्यूज़ हैं, तो आप बहुत ईजिली क्या निकाल सकते हैं, सैम्पल रिग्रेशन लाइन या सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़नी है इसी लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखो मेजर जो है वो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी, ये याद रखना। अब जो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, इसके अंडर हम क्या करेंगे, 5 और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ये जो सैम्पल रिग्रेशन लाइन आ रही है इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने की कोशिश करेंगे अब। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है कि हम वी कैन ईजिली ड्रॉ SRF। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 1 प्रॉपर्टी, जो ये लाइन है इट passes through the sample means, it passes through the sample means of y and
एक्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी इस लाइन की क्या है, ये हमारी पास करती है कहाँ से, एक्स और वाई की सैम्पल मीन से। सबसे पहले तो सैम्पल मीन ऑफ एक्स और वाई क्या होती है, एक्स बार और वाई बार। और हमारी बीटा वन की वैल्यू, बीटा वन हैट की वैल्यू भी क्या है, वाई बार माइनस बीटा टू हैट एक्स बार। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं। तो ये जो आपकी लाइन बन रही है एस आर एफ, ये क्या करेगी, इट विल पास थ्रू बोथ द सैम्पल मीन। ये मेरी एस आर एफ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या एक्स वैल्यूज वाई वैल्यूज। तो देखो सपोज करो दिस इज द एक्स बार एंड दिस इज वाई बार। ये आप किसी भी सैंपल में ड्रॉ कर सकते हो। तो दिख रहा है ना, जो ये आपकी एस आर एफ है, दिस एस आर एफ इट इज पासिंग थ्रू। देखो ये एक्स बार और वाई बार का एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, इट इज़ पासिंग थ्रू दिस। तो सबसे पहला एस आर एफ की जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट पासिस थ्रू द सैम्पल मीन ऑफ वाई एंड एक्स। ये हमारी सैम्पल मीन है एक्स की, ये वाई की, और ये एस आर एफ इसके थ्रू क्या कर रहा है, पास कर रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। अब इसी लाइन की सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये याद रखना, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी थी इसी के अंडर पढ़ रहे हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पड़ी, जो ये लाइन है ये किसके थ्रू पास कर रही है, सैम्पल मीन जो है एक्स और वाई की उसके थ्रू पास कर रही है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है मीन वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड वाई। एस्टिमेटेड वाई क्या होता है, जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, दैट इज वाई आई हैट इज इक्वल टू द मीन वैल्यू ऑफ द एक्चुअल वाई। दो चीज़ों की बात हो रही, किसी भी चीज़ की मेन वैल्यू निकालनी है तो उसके ऊपर बार आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, प्रूव हम ये करना चाह रहे हैं कि मेरी जो वाई आई हैट बार, वाई आई हैट क्या है, सैम्पल वैल्यू है होगी, और ये किसके बराबर है, वाई बार के। इसका मतलब देखो, ये मेरी सपोज करो पॉपुलेशन है और ये मेरा सैम्पल है, ठीक है। पॉपुलेशन के लिए हम y यूज़ करते हैं और सैम्पल के लिए वाई आई यूज़ कर रहे हैं। आपके पास सपोज करो अगर पॉपुलेशन आपको कहीं बाद में जाके पता चल जाती है, इस पॉपुलेशन के बेस पे आप मीन निकालते हो, वो वाई बार हो जाएगी, और इसकी अगर मीन निकालोगे तो वाई आई बार हो जाएगी। अब ये वाई आई हैट लिख रही हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे वाई आई हैट अपॉन बार लिखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना कि अरे ये कौन सी इतनी खतरनाक सा सिंबल आ गया। सिंपल सी बात है, सैम्पल, दिस इज सैम्पल, सैम्पल की मीन वैल्यू वाई हैट आई बार, और पॉपुलेशन की क्या है, एक्चुअल जो है वो वाई बार है। तो ये प्रूफ करना है हमें कि सैम्पल का जो मीन वैल्यू है और एक्चुअल जो मीन वैल्यू है वो दोनों बराबर हैं। हमारा मेन टारगेट भी यही होता है कि हमारी ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो बराबर हो। कभी भी हम चाहते नहीं हैं कि एरर आए, या फिर एरर आए भी तो बहुत कम से कम आए। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि ये दोनों बराबर होंगे। अब हमें इसको क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दिस। हमें इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम ले लेते हैं वाई आई हैट की वैल्यू। पिछले वाले लेक्चर में वाई आई हैट की वैल्यू हमने देखी थी, बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स आई, दीज आर ऑल कैपिटल। अब बीटा वन की वैल्यू पता है हमें, बीटा वन हैट की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, वाई बार माइनस एक्स बार, इसके आगे आ जाता है बीटा टू हैट, यही होती है। यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ पुट value of beta 1 hat in equation 1, y I hat is equal to beta 1 की जगह पे लिखेंगे y बार माइनस beta 2 hat x बार प्लस beta 2 hat xi, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ बीटा टू कॉमन ले लो, वाई बार
वाई आई हैट इज इक्वल टू वाई बार माइनस नहीं प्लस लेके बीटा 2 कॉमन लेंगे, बीटा 2 हैट कॉमन लिया, क्या बचा, यहाँ से एक्स आई आया, यहाँ का माइनस एक्स बार आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट इज समिंग अप बोथ द साइड, सम अप बोथ साइड, इसका मतलब है आप समेशन लगाओगे एंड डिवाइड इट बाय n, ठीक है, दोनों साइड सम लगाओ और डिवाइड कर दो n से। तो यहाँ क्या किया, समेशन वाई आई हैट अपॉन n इज इक्वल टू वाई बार समेशन वाई बार बेसिकली अपॉन n प्लस बीटा 2 हैट, ये आ गया आपका समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में n, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। आप देखो what you need to focus here is कि अब इस चीज़ों को कैसे लिखना है सो दैट हमारे पास जो हमें रिजल्ट निकालना है वो रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट क्या निकालना है हमें, देखो दिस वैल्यू ये क्या हो जाएगी, किसी भी वैल्यू के सम करके उसको सम करके अगर हम उसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ वाई बार आ जाता है। अब ये चीज़ वाई आई नहीं है, ये चीज़ वाई आई हैट है, तो वाई आई हैट के ऊपर बार आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, वाई आई हैट तो पहले से ही थी, सिर्फ समेशन बाय n कर दिया ना। आपका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन n ही होता है, राइट। तो x की जगह y लगा लूँगी तो y बार हो जाएगा, वाई आई की जगह वाई आई हैट लगा लूँगी तो वाई आई हैट बार हो जाएगा। इट इज़ जस्ट दैट। तो फॉर्मूला है जो आप बेसिक पढ़ते आ रहे हैं ना, 11th क्लास से स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़ी है तो ये बेसिक फार्मूला है मीन का। तो ये क्या हो जाएगा, वाई आई हैट बार, दिस वैल्यू ये क्या हो जाएगी, इसको देखो क्या लिखेंगे, समेशन वाई क्या होता है, आप कांस्टेंट वैल्यू को अगर बार बार ऐड करते जाओगे, जैसे कि आप 2 + 2 + 2 + 2 n टाइम्स ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इट विल बी n y बार और अपॉन में n। यहाँ देखो, यहाँ इस पे और इस पे कोई काम नहीं करना, सिर्फ इसको देखना है। ये क्या है आपकी, जब भी आप इंडिविजुअल वैल्यू में से डेविएशन, दिस इज सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, प्रॉपर्टी होती है मीन की। आप कभी भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें से जब भी अपनी मीन वैल्यू को माइनस करेंगे तो डेविएशन आ जाएगी, और उन डेविएशंस को जब आप प्लस करेंगे, उनका जब सम करेंगे, इट विल ऑलवेज ज़ीरो, इट विल ऑलवेज बी ज़ीरो, ये हमेशा ज़ीरो रहेगा। तो ये ज़ीरो होते ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो अल्टीमेटली मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वाई आई हैट बार इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, y बार। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। सिर्फ हमने कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ की हैं, दैट्स इट। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लोगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। प्रूफ आ जाता है कई बार इसका, जैसे कि नॉर्मली आपको ये दे दिया जाएगा किसी पार्ट में, या फिर इस तरीके से दे दिया जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, SRF की, जो हमने सैम्पल रिग्रेशन लाइन निकाली है उसकी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है द मीन वैल्यू ऑफ द रेजिडुअल्स u i हैट इज ज़ीरो। क्या कह रहे हैं, ये रेजिडुअल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। रेजिडुअल क्या है यहाँ पे, रेजिडुअल इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल y एंड एस्टिमेटेड y, उसके बीच का जो भी डिफरेंस है दैट इज ui। या फिर इन सिंपल टर्म्स हम कहें कि ये अगर मेरी पॉपुलेशन है, ये मेरा सैंपल है,
ठीक है। पॉपुलेशन की जो वैल्यू आई है, सैंपल की जो वैल्यू आई है, उसके बीच का जो भी डिफरेंस होगा दैट इज रेजिडुअल, बचा हुआ पार्ट। और बचे हुए पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, यू आई हैट बोलते हैं। तो द मीन वैल्यू ऑफ रेजिडुअल यू आई हैट इज 0। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, मीन वैल्यू। सबसे पहले याद रखो मीन वैल्यू, इसका मतलब यू आई हैट बार, इसको दोबारा लिख लेते हैं, यू आई हैट बार, यू आई हैट बार की वैल्यू क्या है, 0 है। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे प्रूफ करते हैं। हमने जब OLS एस्टिमेटर्स निकाले थे तो वहाँ पे एक इक्वेशन यूज़ की थी, वहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगी आपको, अगर याद नहीं आ रही है तो एक बार देख लेना। जब हमने डेल यू समेशन यू आई हैट का स्क्वायर अपॉन डेल बीटा 1 किया था इज इक्वल टू 0, ये जब हमने किया था तो हमें एक इक्वेशन मिली थी दैट वाज -2 समेशन वाई आई माइनस बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन मिली थी। सो यहाँ पे ये जो पूरे टर्म है, एक्चुअल y में से हमने एस्टिमेटेड माइनस किया है, इसी को हम बोलते हैं यू आई हैट। क्या बोलेंगे, यू आई हैट। तो माइनस ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम इस साइड ले जाएं तो ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स समेशन यू आई हैट इज इक्वल टू 0। क्या हमें ये प्रूफ करना है, नहीं, हमें प्रूफ क्या करना है, यू आई हैट। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय n से डिवाइड कर दो। इधर 0 बाय n करो वो तो 0 ही रहेगा, लेकिन हमें लेफ्ट साइड पे अगर हम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल जाएगा, बाय n इज इक्वल टू 0 या फिर 0 बाय n। ये जो वैल्यू है, अगेन जब भी अगेन वही फॉर्मूला आ गया आपका, जैसे कि x बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन n होता है ना। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, यू आई हैट आ गया अपॉन n, और यहाँ x की जगह पे यू आई हैट आ गया, तो ये बार लग जाएगा इसके ऊपर। तो ये हो जाएगा यू आई हैट बार इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। बट ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। इस प्रॉपर्टी के आपके 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है कि आपको ये प्रूव करना है, दूसरा पार्ट है आपको एक इक्वेशन डेराइव करनी है, डेरिवेशन फॉर्म निकालनी है, डेरिवेशन फॉर्म ऑफ SRF, डेरिवेशन फॉर्म ऑफ SRF। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में, अच्छा अभी तक हमें एक चीज़ पता है दैट वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट कैपिटल एक्स आई प्लस यू आई हैट। ये एक इक्वेशन है हमारे पास। इस इक्वेशन को क्या किया जा रहा है, लेट्स सम अप ऑन बोथ साइड्स। इसको सम अप कर दो दोनों साइड, इसका मतलब समेशन लगा दो, समेशन वाई आई समेशन बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट समेशन एक्स आई प्लस समेशन यू आई। आप देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ये है क्योंकि बीटा 1 हैट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा n बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट समेशन कैपिटल एक्स आई, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अभी देखी थी, ये देखो आया था ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू आपके हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0। तो दिस विल बी द इक्वेशन। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है बाय n, डिवाइड इट बाय n, n से डिवाइड कर दो, समेशन वाई आई अपॉन n इज इक्वल टू n बीटा 1 हैट बाय n बीटा 2 हैट
समेशन एक्स आई अपॉन एन, ये आ गया। दिस वैल्यू अगेन दिस विल बी वाई बार, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा 1 हैट प्लस क्या आ जाएगा बीटा 2 बार, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी समेशन एक्स आई अपॉन एन एक्स बार। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, लेट्स टेक दिस इक्वेशन, एक हमारे पास ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन हमने पिछली क्लास में डिराइव की थी, दैट वाज वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट एक्स आई प्लस यू आई हैट। ये तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है, हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसके पीछे एक रीज़न है, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेरिवेशन फॉर्म निकालनी है एसआरएफ की। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा, एक दोबारा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी वो है वाई बार इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट एक्स बार, और ये है आपकी वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट एक्स आई प्लस यू आई हैट। अब देखो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो पहले लेफ्ट साइड देख लेते हैं, वाई आई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बीटा 1 में से बीटा 1 माइनस हो जाएगा तो ऑब्वियसली 0। यहाँ क्या आएगा देखो, बीटा 2 हैट कॉमन है, एक्स आई में से माइनस कर देंगे एक्स बार, ठीक है, और यू आई तो माइनस मतलब यू आई तो रहेगा ही, ऊपर कुछ है नहीं तो प्लस यू आई हैट। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्या लिखते हैं, लास्ट अभी जो डेरिवेशन की थी हमने बीटा 2 की, वहाँ पे पता है कैपिटल वाई आई में से अगर वाई बार माइनस होता है तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल वाई आई और इसको हम लिखते हैं स्मॉल एक्स आई। तो यहाँ इक्वेशन क्या आ गई, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 2 हैट एक्स आई प्लस यू आई हैट। ये जो आपकी इक्वेशन आई है इसको हम कहते हैं बेसिकली डेविएशन फॉर्म। इसी को हम क्या कहते हैं, डेविएशन फॉर्म। ये डेविएशन फॉर्म है इक्वेशन की। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे इंटरसेप्ट टर्म नहीं है। इंटरसेप्ट का मतलब बीटा 1 हैट नहीं है, बट ऐसा नहीं कि हम इस इक्वेशन से बीटा 1 हैट नहीं निकाल सकते। बीटा 1 हैट के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या है, वाई बार माइनस बीटा 2 हैट एक्स बार। बीटा 2 पता है तो बीटा 1 हम बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अच्छा, एक और इक्वेशन एसआरएफ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 2 हैट एक्स आई। किस सिचुएशन में, जब हम ये मान रहे हैं कि हमारी रेजिडुअल टर्म क्या है, 0 है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपकी यूज़ होती हैं। इज इट क्लियर? हमने क्या किया इस पूरे प्रोसेस में, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम, थर्ड वाली, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी में द मीन वैल्यू ऑफ रेजिडुअल यू आई इज़ 0। सबसे पहले तो हमने ये प्रूव किया, उसके बाद जो है हमने क्या किया, यहाँ इसको डेराइव किया, देन ये डेराइव किया, डेविएशन फॉर्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, फोर्थ प्रॉपर्टी। उसी थर्ड वाली प्रॉपर्टी के अंडर फोर्थ प्रॉपर्टी है ये, द रेजिडुअल्स यू आई हैट आर uncorrelated with the predicted yi। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, आपका जो रेजिडुअल है और जो y है वो क्या होने चाहिए, वो अनरिलेटेड होने चाहिए। अनरिलेटेड का मतलब है आप कोई ऐसी चीज़ नहीं लोगे जो डिपेंडेंट में भी है और ui में भी आ रही है। मान के चलो जैसे कि आप
क्या कह रहे हो, डिमांड आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि आपके डिपेंड कर रही है प्राइस पे और बाकी अदर फैक्टर्स पे, बाकी अदर फैक्टर्स को यूआई मान रही हूँ। तो यहाँ पे डिमांड नहीं आना चाहिए किसी चीज़ की, ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए जो इससे रिलेटेड है, जो इससे को रिलेटेड है। देयर इज अ डिफरेंस, इसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है वो अलग चीज़ है। को रिलेशन इज डिफरेंट थिंग। को रिलेशन का मतलब है इसमें और इसमें कोई आपस में क्या है, कोई रिलेशनशिप नज़र आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, वो नहीं होना चाहिए। इफेक्ट देखा जा सकता है बट कोरिलेशन नहीं देखा जा सकता। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जब रिग्रेशन हम पढ़ते हैं, रिग्रेशन इज नॉट कोरिलेशन, रिग्रेशन इज डिफरेंट। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है हमारी कि ui जो है आपका प्रेडिक्टेड yi के साथ कभी भी कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। सो इसमें हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, इसमें भी हम एक प्रूफ करेंगे। दैट प्रूफ इज समेशन y, ये जो y है, बस यहाँ पे एक ध्यान आपको देना है, वो ये देना है कि हम स्मॉल y यूज़ करें या कैपिटल Y। तो देखो यहाँ पे हम स्मॉल y यूज़ करें, yi हैट और ui हैट शुड बी इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो yi हैट की हम वैल्यू पुट कर लेंगे। yi हैट की वैल्यू अभी निकाली है हमने, जस्ट निकाली है। क्या निकाली है, बीटा 2 हैट xi, अभी वैल्यू निकाली है ये हमने, बीटा 2 हैट xi और साथ में है ui हैट। अब क्या करो, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो, बीटा 2 समेशन स्मॉल xi ui हैट, ये आ गया। अब ui की वैल्यू लिखेंगे। दो इक्वेशन यूज़ किए, देखो यहाँ पे yi के लिए मैंने लिखा है, स्मॉल yi के लिए बीटा 2 हैट xi और एक ui के लिए क्या निकल जाएगी, ui हैट विल बी इक्वल टू yi माइनस बीटा 2 हैट xi। सो ये वाली डेविएशन फॉर्म से आ गई और ये दूसरी डेविएशन फॉर्म में हम जब ui को 0 मानते हैं तब। तो ये दोनों हमने यूज़ किया है। अब ui की वैल्यू लिखेंगे, बीटा 2 हैट इज समेशन xi और ui की वैल्यू क्या है, yi स्मॉल yi माइनस बीटा 2 हैट xi। मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा 2 हैट समेशन ब्रैकेट अंदर रखेंगे xi yi माइनस बीटा 2 हैट xi स्क्वायर। नाउ सम ओपन कर दो, बीटा 2 हैट समेशन xi yi माइनस बीटा 2 की भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, बीटा 2 हैट का स्क्वायर समेशन xi स्क्वायर। अब यहाँ हमें एक चीज़ यूज़ करनी है, बीटा 2 हैट का फॉर्मूला पढ़ा था इन द वेरी स्टार्टिंग हमने, वो होता है स्मॉल xi yi अपॉन समेशन xi स्क्वायर। तो यहाँ से xi yi की वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, समेशन xi yi इज इक्वल टू बीटा 2 हैट समेशन xi स्क्वायर। So we are using this to solve the equation। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑलरेडी एक बीटा 2 है, यहाँ से वैल्यू आ गई बीटा 2 हैट समेशन xi स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बीटा 2 हैट स्क्वायर समेशन xi स्क्वायर। और यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ दी हुई है, बीटा 2 हैट स्क्वायर समेशन xi स्क्वायर। दोनों कट हो जाएंगे, वी विल गेट 0, हेंस प्रूव्ड। आई होप सबको समझ आया होगा कि हमने क्या किया है। फर्स्ट स्टेप पे हमने yi की वैल्यू पुट की, ये वाली, उसके बाद yi की वैल्यू पुट करने के बाद बीटा 2 को बाहर लिया, अंदर आ गया xi ui हैट। फिर हमने डेविएशन फॉर्म से ui हैट निकाल लिया और ui हैट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज yi माइनस बीटा 2 हैट xi, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी।
अब क्या किया, सिंपल ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, समेशन अभी बाहर ही रखा है, ब्रैकेट्स ओपन किए एक्स आई वाई आई बीटा टू हैट एक्स आई का स्क्वायर, फिर सम ओपन कर दिया, समेशन एक्स आई कॉन्स्टेंट बाहर, और ये आपका आ गया यहाँ ये बीटा स्क्वायर क्या है क्योंकि ये बीटा और ये बीटा आया, फिर ये आ गया। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया यहाँ पे, देन दीज टू आर सेम, वी विल गेट द वैल्यू एज 0, हेंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है जिस तरीके से आपका यू आई जो है रेजिडुअल टर्म जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज वाई आई से कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए, वो उसी तरीके से एक्स आई से भी कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट यूज करते हैं द रेजिडुअल्स यू आई हैट आर अनकोरिलेटेड विद एक्स आई। ये किसके साथ अनकोरिलेटेड है, एक्स आई के साथ अनकोरिलेटेड है, दैट इज, इसका मतलब है हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, समेशन यू आई हैट कैपिटल एक्स आई इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है हमें। सो ये प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। OLS एस्टिमेटर स्टार्ट किया था हमने, जब हमने OLS एस्टिमेटर में मिनिमाइजेशन किया था तो ये एक इक्वेशन डेराइव की थी हमने, सब लोग प्रीवियस क्लास एक बार देख लेना। जब ये इक्वेशन डेराइव की थी तो इस इक्वेशन से हमें जो सिचुएशन मिली थी दैट वाज -2 summation yi minus beta 1 hat minus beta 2 hat xi और बाहर xi इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन मिली थी। ये जो टर्म होती है इसी को हम बोलते हैं ui hat। ये एक्चुअल वाई आई की वैल्यू है, ये एस्टिमेटेड है, एक्चुअल में से जब एस्टिमेटेड माइनस करते हैं द डिफरेंस इज रेजिडुअल दैट इज यू आई। तो ये क्या आ जाएगा, -2 समेशन यू आई हैट एक्स आई इज इक्वल टू 0। ये -2 को इधर ले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समेशन यू आई हैट एक्स आई इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज प्रूव्ड। हेंस इट इज प्रूव्ड। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली, प्रूफ खत्म हो गए बट यहाँ हमने किया क्या है, देखो हमने सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया था दैट इज स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज। किसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स, जो कि हमारे बीटा 1 और बीटा 2 है। सो OLS एस्टिमेटर सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या थी, इसमें ये सैम्पल क्वांटिटीज में डिफाइन होते हैं। दूसरी ये पॉइंट एस्टिमेटर्स होते हैं, मतलब एक सिंगल वैल्यू आएगी इनकी। तीसरा OLS एस्टिमेटर जो है उससे हम सैम्पल डेटा, उसको हम सैम्पल डेटा से निकाल रहे हैं, और सैम्पल डेटा से जब हम वैल्यूज को निकाल रहे हैं तो हमारे पास सैम्पल रिग्रेशन लाइन बनाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जो कि हमने ये ऑब्टेन कर ली। अब ये जो सैम्पल रिग्रेशन लाइन हमने ऑब्टेन की है इसकी भी 5 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी वाज वेट अ सेकेंड, यस, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट पासेस थ्रू द सैम्पल मीन। एक तो ये सैम्पल मीन के थ्रू क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ी थी कि मीन वैल्यू जो है एस्टिमेटेड वाई आई की और एक्चुअल वाई आई की वो दोनों बराबर होती हैं, उसका हमने प्रूफ देखा है यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, रेजिडुअल की मीन वैल्यू 0 होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या देखी, अच्छा रेजिडुअल की मीन वैल्यू में हमने 2 चीज़ें कैलकुलेट करी, ये ध्यान रखना, एक तो इसकी वैल्यू 0 होगी, दूसरा यहाँ से हमने डेविएशन फॉर्म ऑफ SRF डिराइव की। सो पहला पार्ट इसको 0 प्रूफ करना, और दूसरा पार्ट क्या किया हमने, डेविएशन फॉर्म डिराइव की। डेविएशन फॉर्म ये रही हमारी, दिस इज डेविएशन फॉर्म जो कि हमने डिराइव की है, ये डेविएशन फॉर्म है और यही इसका एक एक्सटेंशन है जहाँ पे हम UI को 0 मान के लिखते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, जो रेजिडुअल है UI और YI वो आपस में अनकोरिलेटेड होने चाहिए, इट मीन्स दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स समेशन YI हैट
और यू आई हैट जो है वो 0 होने चाहिए। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि यू आई का एक्स आई के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। ये हमने इनके 5 प्रूफ्स देख लिए। सो जब भी आप ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर करोगे तो हेडिंग डाल के ओएलएस एस्टिमेटर की उसको उसमें बताओगे कि भाई 3 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास और तीसरी में भी 5 हैं जिसमें कि हम क्या क्या प्रूव करते हैं, वो लिखना है। इसका क्वेश्चन पूरा बन जाता है, कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस। assumptions of classical linear regression model। जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CLRM। हम थ्रू दिस मॉडल क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ 2 वेरिएबल रिग्रेशन, यहाँ पे आगे मल्टीपल भी पढ़ेंगे, उसके भी अजम्पशंस होती हैं, सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे अजम्पशंस क्यों पढ़ रहे हैं? हम मान के चल रहे हैं कि हमारा एक परफेक्ट मॉडल है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, बट ये परफेक्ट होने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस को लेके चलना पड़ता है। तो वो अजम्पशंस हमारे लिए क्या हैं? वो अजम्पशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट मी इंपोर्ट अ फाइल। Yes, these are the assumptions. A linear regression model is based on certain assumptions. सबसे पहली assumption देखते हैं। सबसे पहली assumption हमारी क्या है? सबसे पहली assumption है the regression model is linear in parameter। ये जो हमारा मॉडल है वो पैरामीटर में लीनियर है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास एक इक्वेशन है जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ये पॉपुलेशन वाली है, सबसे पहले याद रखना क्योंकि यहाँ पे हैट नहीं लगा हुआ है किसी भी चीज़ पे। β1 + β2 xi + ui। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हैं? yi xi वेरिएबल है। yi कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और xi कौन सा वेरिएबल है? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। β1 β2 इनको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा रिग्रेशन मॉडल है वो हमेशा क्या होना चाहिए? सबसे पहले अजम्पशन वो पैरामीटर्स में लीनियर होना चाहिए। हमने लीनियरिटी की बात की थी, इसका मतलब है हाईएस्ट पावर जो है पैरामीटर की वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल। ज़रूरी नहीं है कि ये पैरामीटर में लीनियर है तो ये वेरिएबल में भी लीनियर होना चाहिए, नहीं, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये हमारे लिए कंपलसरी अजम्पशन नहीं है। कंपलसरी अजम्पशन सिर्फ इतनी है कि β1 और β2 की जो पावर है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। अब मैं अगर इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे yi = β1 + β2 1/xi + ui, क्या ये मेरा लीनियर रिग्रेशन मॉडल नहीं होगा? क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बिल्कुल होगा। β1 और β2 की पावर जो है वो 1 ही है, जबकि x की पावर आपको क्या मिल रही है? -1 मिल रही है। इसी तरीके से इफ आई विल राइट दिस β1 β2 xi²। अब ये जो मॉडल है ये पैरामीटर में तो लीनियर है बट वेरिएबल में लीनियर नहीं है, बट दिस इज स्टिल क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। बट वहीं अगर मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ yi = β1 + β2 β2 if I am writing this as β2² xi + ui, ये मेरी इक्वेशन जो है ये CLRM की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो पैरामीटर है दैट इज़ β2, उसकी पावर 1 से ज़्यादा हो गई, तो ये नहीं है।
तो अगेन व्हाट इज़ द बेसिकली हम यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं कि लीनियर इन पैरामीटर, रिग्रेशन मॉडल जो है वो लीनियर इन पैरामीटर होगा, इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, दिस इज़ द बेस्ट इक्वेशन, बट ऐसा नहीं कि हमेशा यही होगी। मैंने आपको बता दी ये भी हमारी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन की है, ये भी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन की है, ये भी, बट जो बेस्ट हम लेते हैं बुक में जो आपको हमेशा मेंशन होगी वो ये वाली इक्वेशन होगी जो यहाँ पे दी हुई है। सेकेंड अजम्पशन की बात करते हैं। सेकेंड अजम्पशन क्या है, जस्ट अ सेकेंड, यस, नेक्स्ट अजम्पशन जो है वो है हमारी द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज नॉट कोरिलेटेड विद द डिस्टर्बेंस टर्म। ये अभी हमने पीछे भी देखा है, ओएलएस एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी में भी देखा है, सेम यही अजम्पशन यहाँ पे भी यूज होती है। इसका मतलब है आपकी जो यूआई है और एक्सआई है वो इट रिक्वायर्स दैट इसका सम हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कोवेरिएंस बिटवीन एरर टर्म एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज ज़ीरो। सो दिस अजम्पशन इज ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड इफ एक्स इज नॉन स्टोकास्टिक, इट रिक्वायर्स दैट एक्सआई वैल्यूज आर केप्ट फिक्स्ड इन रिपीटेड सैम्पल्स। इसका मतलब है देखो आपके पास इक्वेशन है ये वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। सबसे पहली चीज़ तो हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। अगर ये आपस में रिलेटेड है तो भाई इनमें से किसी एक को ही लो मॉडल में। सबसे पहले अजम्पशन तो आपकी ये हो गई। इसका मतलब इसको अगर हम प्रूव करेंगे तो समेशन यू आई एक्स आई शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच का जो कोवेरिएंस है यू आई और एक्स आई का वो 0 होना चाहिए। तो मैथमेटिकली हम इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, ये होगा कब? इसका मतलब ये जब आप x की वैल्यूज़ को ना, आपकी x की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होंगी, नॉन स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक का मतलब यहाँ पे क्या था, रैंडम। इसका मतलब नॉन रैंडम। x की जो वैल्यूज़ होंगी ना आपकी वो नॉन रैंडम होंगी, फिक्स्ड होंगी। जैसे हमने इनकम वाला एग्जाम्पल किया था, इनकम और एक्सपेंडिचर वाला, उसमें एक्स की वैल्यूज़ फिक्स थी ना, 80, 100, 120, 140 इस तरीके के इनकम लेवल दिए हुए थे, और फिर वाई की वैल्यूज़ दी हुई थी डिफरेंट डिफरेंट, y1 y2 यहाँ पे, राइट। तो एक्स की वैल्यू तो फिक्स थी ना, तो जब आपकी एक्स की वैल्यू फिक्स रहेगी तो उस केस में एक्स आई और यू आई के बीच में आपका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। सो इट रिक्वायर्स दैट एक्स आई वैल्यूज आर केप्ट फिक्स्ड इन रिपीटेड सैम्पल। हमेशा फिक्स रहनी चाहिए और वो फिक्स ही रहती भी हैं। इस वजह से भी हमेशा आपका जो यू आई और एक्स आई है वो क्या रहेंगे, अनकोरिलेटेड रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है ये क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की कि यू आई और एक्स आई जो है वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन क्या कहती है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म। एरर टर्म अगर यू आई है तो इसकी मीन वैल्यू का मतलब यू आई हैट। इसको थोड़ा सा चीज़ों को जैसी लाइन पढ़ो तो उसको मैथमेटिकली हम किस तरीके से लिखेंगे ये दिमाग में आ जाना चाहिए। सो यू आई हैट हमारा क्या होना चाहिए, यू आई हैट शुड बी 0, समेशन यू आई हैट शुड बी 0। इन सिंबल्स आप क्या कह सकते हो, अगर हमें सिम्बॉलिकली से एक्सप्लेन करना हो, इसका मतलब है यू आई गिवन एक्स आई शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है आपके जो भी एक्स आईज हैं, है ना, जैसे कि एक्स आई की वैल्यू अभी हम देख रहे थे ना, 80, 100, 120, 140, गिवन दिस, जो भी आप y1, y2, y3 निकाल रहे हो और जो लास्ट में y बार निकालोगे, इसके थ्रू जो y बार आएगा
दैट इज़ वाई आई बार, और वाई बार जो आएगा, जैसे हमने उस क्वेश्चन में देखा था ये 121 आ रहा था और ये अलग अलग आ रहे थे 65, 77, राइट। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल था हमारा ये क्लासिकल लीनियर का नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपकी एरर टर्म ज़ीरो नहीं आ रही थी। वाई आई बार कुछ और था, वाई बार कुछ और था, राइट। तो यहाँ पे एरर टर्म ज़ीरो आने का मतलब है गिवन एक्स आई आपका समेशन जो है यू आई का वो ज़ीरो आना चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये याद रखना। हम ये नहीं कह रहे हमेशा ज़ीरो आना चाहिए, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं वाई बार माइनस वाई आई बार, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ बहुत सारी आएंगी हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि वाई आई बहुत सारा है ना। जैसे मान के चलो 10 वैल्यूज़ आ गई, बट उन 10 वैल्यूज़ को हम कुछ, वो 10 वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, जैसे कि -2 +2 -4 +4, या फिर -10, और कुछ ऐसी वैल्यू जिससे कि +10 भी आ जाए। तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे तब ज़ीरो आना चाहिए। ये नहीं कह रहे हमेशा आपकी सैम्पल वैल्यू और पॉपुलेशन वैल्यू बराबर आनी चाहिए, नहीं, डिफरेंस आएगा। बट जब हम वाई आई बार को, सारे वाई आई बार को प्लस करेंगे, यू आई जो आ जाएंगे यहाँ से, उन यू आई को प्लस जब करेंगे, सम जब करेंगे उसका और उसकी मीन निकालेंगे, तो वो वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। मैं इस चीज़ को दोबारा रीड कर रही हूँ। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ द एरर टर्म इज ज़ीरो। इन सिंबल्स हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इट डज़ नॉट मीन दैट ऑल एरर टर्म्स आर ज़ीरो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वाई बार माइनस वाई आई बार हमेशा ज़ीरो होगा, ये नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं वाई बार माइनस वाई आई बार जो है उसकी बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, बट जब हम उन वैल्यूज़ को जब हम सम करेंगे तो वो ज़ीरो आना चाहिए। So it implies that error terms cancel out each other. Error term क्या करनी चाहिए, cancel out करनी चाहिए एक दूसरे को। I hope सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है द वेरिएंस ऑफ ईच यू आई इज कांस्टेंट। वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं एक तरीके से, वी आर सेइंग दैट देयर इज होमोस्केडास्टिसिटी। होमोस्केडास्टिसिटी, होमोस्केडास्टिसिटी का मतलब, सबसे पहले तो होमो का मतलब तो होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम। स्कैडिस्टिसिटी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर टर्म्स इन अ रिग्रेशन मॉडल। आपकी जो एरर टर्म है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखना है। तो हम ये कह रहे हैं वेरिएंस जो है, किसका वेरिएंस, यू आई का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और वो कांस्टेंट कैसे रहेगा, हमेशा सिग्मा स्क्वायर रहेगा। ये जो हम इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं या ये जो नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, होमोस्केडास्टिसिटी के लिए। इसका मतलब क्या है, द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरर टर्म हमें दिखाया हुआ है ग्राफ में। कॉरस्पॉन्डिंग एरर वेरिएंस फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द एरर टर्म हैज़ बीन डिपिक्टेड। हमें यहाँ पे ये जो दिखाया हुआ है ना वाई एक्सिस पे एरर टर्म दिखाई हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या पता चल रहा है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आपकी एक्स वैल्यूज़ दी हुई हैं, x1 x2 x3। इन x वैल्यूज़ के बेसिस पे हमने y की वैल्यूज़ निकाली हैं, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारी मीन वैल्यू होती है, सैम्पल मीन वैल्यू। ये हमने देखा था उस दिन भी। और इन सैम्पल मीन वैल्यूज़ को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें PRL मिल जाती है, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन मिल जाती है, राइट।
ये हमारी मीन है, लेकिन और भी बहुत सारी वेरिएशंस आ रही है ना, और भी वैल्यूज़ तो हैं हमारे पास। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, दिस लाइन जब x1 है तब आपका जो एरर टर्म है वो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कितना है उसका, इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है वो। ये देखो x2 है तब भी इतना ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइन देखो, ये लाइन की जो मेजरमेंट है सेम है, जब x3 है तब भी इतना ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो तीनों लाइन बनी है ना 1 2 3, जब आप इनको मेजर करोगे ना तो ये बराबर है, ये सारी की सारी लाइन बराबर है। ये लाइन बराबर जो है यही कहती हैं होमोस्कैडिस्टिसिटी। आपका जो UI है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी को हम बोल रहे हैं होमोस्कैडिस्टिसिटी या फिर वेरिएंस जो है। कितना वेरिएंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम वेरिएंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फॉर्मूला नहीं देखना, ये तो हमें पता है स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, कैलकुलेट करना भी आता है हमें, ये आता है xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, अंडर रूट कर दो तो ये आ जाता है सिग्मा आ जाता है, अंडर रूट हटा दो तो वेरिएंस आ जाता है। ये हम सबको पता है, ये चीज़ हम सब ने स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले में पढ़ी है। बट व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड वेरिएंस? आइडिया ये कहता है वेरिएंस का कि ये आपकी मीन वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी मीन वैल्यू है, लेकिन आपका जो डेटा है वो आपकी मीन वैल्यू से कितना स्कैटर्ड है, मीन वैल्यू से कितना स्कैटर्ड, ये आपकी मीन वैल्यू। एक सेकेंड, इसको दोबारा समझाती हूँ मैं थोड़ा सा और डिटेल में। आपकी मीन वैल्यू दी हुई है ना डायग्राम में, देखो ये मीन वैल्यू है, ये मीन वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे मीन वैल्यू दी हुई है, ये मीन वैल्यू दी हुई है और ये मीन वैल्यू दी हुई है। लेकिन सारी वैल्यूज़ आपके यहाँ थोड़ी आ रही हैं, और भी तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, राइट। मीन वैल्यू से कितनी अलग वैल्यू आ रही है, आपकी एक्चुअल मीन वैल्यू से जो भी डिफरेंस आ रहा है वो देखो आपको दिख रहा है, प्लस में माइनस में, कोई वैल्यूज इससे ज़्यादा आ रही हैं, कोई वैल्यूज इससे कम आ रही हैं, कोई वैल्यूज इससे ज़्यादा आ रही हैं, कोई वैल्यूज इससे कम आ रही हैं। बट ओवरऑल जब हम देख रहे हैं किसी भी वैल्यू पे जो ये वेरिएंस है ये बराबर है, हर लाइन पे देखो, हर लाइन पे इट इज़ इक्वल, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएंस की मीन से कहाँ तक वेरी कर रही है, मीन से कहाँ तक वेरी कर रही है, मीन से कहाँ तक वेरी कर रही है। बट ये जो वेरिएंस है हर लाइन में इट इज़ इक्वल, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं होमोस्कैडिस्टिसिटी, मतलब सेम वेरिएंस आ रहा है, आप x की कोई भी वैल्यू ले लो आपका वेरिएंस जो है वो सेम आएगा, इसी को हम क्या कहते हैं होमोस्कैडिस्टिसिटी। अच्छा, होमोस्कैडिस्टिसिटी के एक अपोजिट टर्म होती है हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी। हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी, हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंट वेरिएंस आ जाएगा। देखो यहाँ पे वेरिएंस जो होगा आपका एरर टर्म का वो होगा सिग्मा आई स्क्वायर। देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आई नहीं है, सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट नंबर है, आई आते ही अलग अलग आ जाएगा, मतलब कि सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर, अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। इसका हमें ग्राफ देखना है, देखो ग्राफ देखते हैं इसका हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी का। देखो हियर इज द ग्राफ, ये होमोस्कैडिस्टिसिटी का ग्राफ है जिसमें हम बात कर रहे हैं इक्वल वेरिएंस की। ये लाइंस जो हैं आपकी वो क्या होंगी, वो इक्वल होंगी, ठीक है। दूसरा ग्राफ है हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी का, ये अनइक्वल वेरिएंस है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी। इसका वेरिएंस बहुत ध्यान से देखो, देखो जब वैल्यू x1 है तो वेरिएंस इतना आ रहा है मीन वैल्यू से, ठीक है। जब वैल्यू x2 है तो वेरिएंस इतना आ रहा है, देखो पहली वाली लाइन से बड़ी दिख रही है दूसरी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन दूसरी वाली से भी बड़ी दिख रही है, और ये और बड़ी दिख रही है। इट इज़ वेरी एविडेंट कि ये लाइंस बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी दिखा रहा है। तो जब भी आप ये वाली अजम्पशन लिखोगे तो आपको दो चीज़ें ज़रूर लिखनी है, एक तो नोटेशन वेरिएंस ऑफ यू आई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, होमोस्कैडिस्टिसिटी बता रहा है, वेरिएंस ऑफ यू आई इज इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर, हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी, और डायग्राम भी बनाओगे
जब आपकी लाइन्स इक्वल है इस तरीके से ही डायग्राम बनाओगे, ठीक है, इसी तरीके से डायग्राम बनाओगे और यहाँ पे भी डायग्राम बनाओगे। तो ये दोनों डायग्राम भी बनाने हैं आपको जब भी आप, जहाँ भी क्वेश्चंस में आपको अजम्पशंस एक्सप्लेन करनी है और अजम्पशंस पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में, तो आप ये डायग्राम भी बनाओगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन टू एरर टर्म। अभी तक हमने जो पढ़ी प्रॉपर्टी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक तो यू आई और एक्स आई के बीच में कोई कोवेरियंस नहीं होगा, यू आई वाई आई के बीच में कोई भी कोवेरियंस नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं दो एरर टर्म की, यू आई और यू जे, दो एरर टर्म के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। सपोज करो आप दो इक्वेशन लेके चल रहे हो और वो दो इक्वेशन, आपने एक इक्वेशन लिखी वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई, दूसरी इक्वेशन आपने लिखी है जेड आई इज इक्वल टू, आप दो रिग्रेशन एनालिसिस करना चाह रहे हो अपने मॉडल में, सो दिस इज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डब्ल्यू आई प्लस यू जे, बट आपके ये सेम मॉडल में आ रहे हैं। तो ये आपका यू आई और जो यू जे है ये कभी भी आपस में कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए, वरना दोनों के ही रिजल्ट गलत आ जाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं ये इन सिंपल वर्ड्स। अब देखो क्या है अजम्पशन, दिस इज द अजम्पशन ऑफ नो ऑटो कोरिलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, नो ऑटो कोरिलेशन। ये जितने बेटा वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने वर्ड पढ़ा होमोस्कैडिस्टिसिटी, होमोस्कैडिस्टिसिटी, दूसरा वर्ड पढ़ा हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी। एक एक चैप्टर्स हैं इसमें आगे, एक एक चैप्टर इनके नाम पे है, हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन। और अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ऑटो कोरिलेशन। इसका मतलब है ऑटो कोरिलेशन हमेशा बात करेगा दो एरर टर्म की, यू आई और यू जे, ये कभी भी आपस में कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए। इसको किस तरीके से लिखते हैं, कोवेरियंस बिटवीन यू आई एंड यू जे इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आपका आई और जे कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई कर रहा है, कोई भी सिस्टमैटिक रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए दो एरर टर्म के बीच में। और दिस अजम्पशन इम्प्लाइज दैट एरर टर्म यू आई, जो यू आई बेसिकली क्या है वो रैंडम होने चाहिए, दे शुड ऑल बी रैंडम। इसका एक डायग्राम समझते हैं, डायग्राम से और इजीली ये समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ दिया हुआ है डायग्राम, सिंस टू एरर टर्म आर अज्यूम टू बी अनकोरिलेटेड, एनी टू वाई आई वैल्यूज विल ऑल्सो बी अनकोरिलेटेड। ये भी हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ एविडेंट कि दो वाई आई भी कभी भी आपस में, वाई आई और वाई जे आपस में क्या है, कभी भी कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। अब पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, ऑटो कोरिलेशन की। जैसे ये वाला डायग्राम है, इस वाले डायग्राम में यहाँ पे आपका यू आई है, यहाँ पे यू जे है। देखो दोनों के अगर हम वैल्यूज़ को पुट करके देख रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप से आ रही है, दिस इज़ नॉट शोइंग एनी रिलेशन। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नो ऑटो को रिलेशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नो ऑटो कोरिलेशन। पॉजिटिव में देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव में ये इस तरीके से जा रही है, आप कोई भी लाइन ड्रॉ करके देख रहे हो पॉजिटिव रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, तो ये पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। यहाँ देखो नेगेटिव, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन नज़र आ रहा है, तो यहाँ रिलेशनशिप है, यहाँ नहीं है, दिस इज नो ऑटो कोरिलेशन। सो टू सम अप, बेसिकली आपकी यू आई और यू जे अगर दो टर्म्स हैं, एरर टर्म्स हैं, इनके बीच में कभी भी कोवेरियंस नहीं होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी 0, कोवेरियंस बिटवीन दीज टू टर्म्स ऑलवेज बी 0। नेक्स्ट हमारी अजम्पशन क्या है, द रिग्रेशन मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड। आपका जो मॉडल है वो करेक्टली स्पेसिफाइड होना चाहिए। जैसे कि मॉडल का मतलब है आपने एक इक्वेशन बनाई है ना, y1 इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई, आपने इसको डिफाइन कर दिया कि मेरा वाई आई क्या है, एक्स आई क्या है, यू आई क्या है, कोई भी थ्योरी से रिलेटेड आपने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो ये करेक्टली स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब मान के चलो मैंने ये कहा डिमांड है और ये कह दिया इनकम है, ठीक है, और यू आई अदर फैक्टर्स हैं,
आपको पता है कि एक्चुअल में इन द इकोनॉमी जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा प्राइस से इम्पैक्ट होती है, उसके बाद इनकम से इम्पैक्ट, या फिर दोनों से बराबर हो सकती है ना। तो आपने मॉडल में जो प्राइस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनकम रखना है रखो, लेकिन आपको प्राइस भी रखना पड़ेगा। उसको आप यूआई में नहीं डाल सकते। यूआई में तो वो चीज़ें आती हैं जो बहुत छोटा जिनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आपका जो मॉडल है ये करेक्टली स्पेसिफाइड ही नहीं है, आपने ढंग से वेरिएबल को ही स्पेसिफाई नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा मॉडल में। सो देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन एरर इन द मॉडल। जब भी आप मॉडल अच्छे से स्पेसिफाई करते हो तो उसमें कोई एरर नहीं होता। अगर आप अच्छे से स्पेसिफाई नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। सो इफ़ सर्टेन रेलिवेंट वेरिएबल इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल अगर आपने इंक्लूड नहीं किया है, या फिर आपने कोई ऐसा वेरिएबल इंक्लूड कर लिया जो कि इररेलिवेंट है, दोनों ही केस में मॉडल में क्या आ जाएगी, स्पेसिफिकेशन एरर आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस सपोज वी स्टडी द डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स के डिमांड को हम स्टडी कर रहे हैं। इफ़ वी टेक द प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल्स ओनली, अगर हम सिर्फ ऑटोमोबाइल का प्राइस लेते हैं, डू नॉट इंक्लूड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सिर्फ ऑटोमोबाइल का प्राइस, कंज्यूमर की इनकम ले ही नहीं रहे, तो स्पेसिफिकेशन बायस आएगा क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इफ़ वी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजिंग या फाइनेंसिंग या प्राइसेस, वी विल कमिटिंग मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिकेशन एरर आ जाएगा। अब इसके बाद एक और अजम्पशंस हैं जो इस नोट्स में नहीं है, बट आई वांट टू ऐड अजम्पशन नंबर 7, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो कंपल्सरी नहीं है, बट यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसका मतलब जो n है आपका, मस्ट बी ग्रेटर देन the number of पैरामीटर्स मतलब आपके जो भी बीटा 1 बीटा 2 हैं उस तरीके से, ठीक है। टू बी एस्टिमेटेड, जो भी आपको पैरामीटर्स एस्टिमेट करने हैं उनसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपकी इक्वेशन यही है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 एक्स आई यू आई। यहाँ पे आपके पास 2 पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स कितने हैं, 2 हैं, तो आपकी n जो है वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए हमेशा। और यहाँ पे x जो आप लेते हैं हमेशा याद रखना, x एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जो भी बात कर रहे हैं हम, कभी भी मॉडल लेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे, कोई भी आउटलायर नहीं लेना है आपको इसमें। जब भी आप मॉडलिंग करने जा रहे हैं इकोनोमेट्रिक्स, तो आपको x और y की सैम्पल वैल्यूज़ कलेक्ट करनी है। जब भी आप सैम्पल वैल्यूज़ कलेक्ट करेंगे तो आउटलायर नहीं लेना, क्योंकि आउटलायर से क्या होता है, आपका पूरा का पूरा जो मॉडल है वो बहुत ही अलग रिजल्ट शो करेगा। जैसे कि आप मान के चलो, आप स्टूडेंट्स के मार्क्स ले रहे थे, बच्चों के मार्क्स कुछ इस तरीके से आ रहे थे, 100 में से 20, 30, 40, 22, 24, 33, और एकदम से एक बच्चे के आगे 99। ये आउटलायर है, ये 99 आपके पूरी एवरेज को बढ़ा देगा। तो ऐसे केस में आप इस आउटलायर को इग्नोर करते हो, क्योंकि इसकी वजह से ना एक्चुअल जो रिजल्ट है वो शो नहीं हो पा रहे। तो ये x के लिए बेसिकली, एक तो आपको जो x है वो रैंडम रहना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, आउटलायर हमें नहीं लेने हैं। दूसरा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमेशा नंबर ऑफ पैरामीटर्स से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। सो दीज आर दी अजम्पशंस जो कि हमने पढ़ी, 7 अजम्पशंस क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। एक एक अजम्पशन, उसकी नोटेशन सबको याद होनी चाहिए। So that's it for today's class.